प्रकार आज हमारा है सरकार या राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो यही से एक प्रश्न आया है, मिल गया है मुझे प्रश्न 2022 में आईएएस में आया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रखा है मेरे सामने। इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब थोड़ा आपको पढ़ा देंगे आज का टॉपिक। तो सीधे सीधे कल का जो हेडिंग आपका पढ़ा है वहीं से हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहला प्रकार जो हमने यहाँ पर चूज किया था वो था हमारा राज्य, या देखो मैंने यहाँ पर लिखा था राज्य ऑब्लिक सरकार, ये लिखा था ना कि भूमिका के आधार पर, भूमिका समझते हैं ना, उनका रोल क्या है, यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका है, सरकार की जो रोल है वो कम और ज्यादा होता है। तो कहां पर, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल कम होता है, कहां पर ज्यादा होता है, इस आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमने कल देखी थी। और इन 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर हम लोग आज काफी विस्तार से चर्चा करने वाले, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। पहला हम वहीं से शुरू करेंगे, दुनिया में सबसे पहला जो विचार था अर्थव्यवस्था का वो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी। अब हम इसे देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, पूंजीवादी देश कह सकते हैं, है ना, पूंजीवादी मॉडल कह सकते हैं, पूंजीवादी आर्थिक विचारधारा कह सकते हैं। अच्छा, जैसे ये राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर है, इसी की जगह एक और बात लिखी हुई आ सकती है एग्जाम में, क्या आ सकता है, आर्थिक विचारधारा के आधार पर कितने प्रकार की जन अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी कई तरह की होती है ना, राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो आर्थिक विचारधारा के आधार पर भी यही 3 प्रकार आएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, विचारधाराएं। कौन सी विचारधाराएं, अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब ये, किसी देश की अर्थव्यवस्था का में जो सरकार का रोल है या उसकी जो सोच है, विचारधारा है, वो 3 प्रकार की हो सकती है। पूंजीवादी हो सकती है, दूसरी हो सकती है साम्यवादी, ये हम कॉर्नर पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीच वाले में इन दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है, और या हो सकती है मिश्रित। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विश्व भर में हो सकती हैं। 1 2 एंड अब हमें इसमें एक एक अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि हम किसी देश से थोड़ी पूछेंगे तुम्हारी अर्थव्यवस्था कैसी, कुछ चरित्र होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी जिनको देख के ही पता चल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या होती है, सरकार की भूमिका, अब देखो आप सरकार की भूमिका की बात कर रहे हो तो आप ये ना समझ लेना कि सरकार की भूमिका राजनीति के संदर्भ में, नहीं, सरकार की भूमिका आर्थिक नीतियों के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में। दरअसल अब यहाँ देखो, हमने अभी बोल दिया, 2 शब्द आ गए, आगे पेज पे चलते फिर पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक होती है आर्थिक नीति, आर्थिक नीतियां, ठीक है, एक होती हैं आर्थिक नीतियां, एक होती हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। नीतियों का मतलब होता है पॉलिसी मेकिंग, योजनाएं बनाना, ठीक है, योजनाएं बनाना, या इसको हम कह सकते हैं नीति निर्माण। नीति निर्माण, नीति निर्माण का मतलब, और ये कौन सी नीति है, आर्थिक नीति। आर्थिक नीति के निर्माण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे औद्योगिक नीति, किसी देश की औद्योगिक नीति कैसी हो, है ना, ये इसमें आ जाएगा। किसी देश का बजट का सिस्टम कैसा हो, ये इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जो देश के आर्थिक सुधार हैं उससे संबंधित जो बातें हैं, इन सब का निर्धारण कहाँ होता है, संसद में, पार्लियामेंट में होता है। तो ये काम क्या है, नीति निर्माण। ये कार्य चाहे किसी भी देश में हो, सरकार ही करती है। बजट है तो बजट में क्या आ जाएगा, टैक्स वाला मुद्दा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी किसको कहते हैं, सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको सब्सिडी कहते हैं, और सरकार टैक्स लगाती है। चाहे पूंजीवादी देश हो, साम्यवादी हो या मिश्रित हो, ये सारे कार्य सरकार ही करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत डीप बात यहां पढ़ रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, ऐसा कभी नहीं पाओगे कि उद्योगपति तय करेगा बजट कैसा बनेगा, टैक्स कैसा लगेगा, सब्सिडी किस पे दी जाएगी, या देश की औद्योगिक नीति कैसी होंगी, आर्थिक सुधार में क्या क्या होगा, ये तय करने का अधिकार कभी भी उद्योगपतियों के पास नहीं होता, चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो। तो ये क्या है, नीति निर्माण, समझ रहे ना। तो हम कह सकते हैं
कि ऐसा देश जहां नीति निर्माण तो सरकार ही करती है, लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वयन जब होता है तो वे क्या बन जाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक नीतियों का निर्माण सरकार करती है। इन आर्थिक नीतियों को जब क्रियान्वित किया जाता है, क्रियान्वित मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यह आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर इन क्रियाओं में सरकार की भूमिका कम है तो वह पूंजीवादी देश है, और सरकार की भूमिका ज्यादा है तो वो साम्यवादी देश। जैसे अगर किसी देश में पूंजीवाद है तो वहां सरकारी उद्योग कम होंगे, नाम मात्र के होंगे। सरकार का काम केवल नीति निर्माण है, उद्योग संचालन करना सरकार का काम नहीं है। कहां? पूंजीवादी देशों में। पूंजीवादी देशों में सरकार का यह काम नहीं है कि वह स्वयं उद्योगों का संचालन करे, केवल नीति निर्माण करेंगी। उन्हीं नीतियों का पालन करते हुए प्राइवेट सेक्टर उद्योगों का संचालन करेगा। तो हम सरकार की भूमिका किसमें देख रहे हैं? आर्थिक नीतियों के निर्माण में या आर्थिक नीतियों के संचालन में? संचालन में, है ना? कितनी इंपॉर्टेंट बात। इतनी डेप्थ में जब आप एक एक चीज को पढ़ोगे, जब हमारे सामने प्रश्न आते हैं तो देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन आईएएस की यही खास बात है कि जहां सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता वहां आपको समझना पड़ेगा, है ना? थोड़े से शब्दों का हेरफेर है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सरकार की भूमिका या आर्थिक नीतियों के संचालन में सरकार की भूमिका कहां कम होनी चाहिए? पूंजीवाद में, संचालन में। क्योंकि नीति निर्माण का काम तो सरकार का ही है। ऐसा कहीं नहीं पाओगे कि देश को चलाने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, ऐसा कहीं नहीं पाओगे। नहीं तो सरकार नाम की चीज ही नहीं हो, फिर तो सरकार का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? कहने का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता क्या है कि आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन में, अब यहां पर हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका कैसी होती है? सरकार की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है। सरकार यहां केवल मार्गदर्शक का कार्य करती है। सरकार की भूमिका आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में नगण्य होती है। बात समझ में आ गई? तो फिर कौन करता है सारे काम? आर्थिक क्रियाएं प्राइवेट सेक्टर करता है। क्या प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी से करते? नहीं, सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। सरकार ने बना दिया है औद्योगिक कानून, श्रम कानून, कैसे टैक्स लगेगा, कहां क्या, इन सब का पालन करते हुए प्राइवेट सेक्टर काम करता है। उसे बोलते हैं सरकार की भूमिका नगण्य होना या पूंजीवादी। ठीक, ये विशेषता आप अमेरिका में, यूरोप में पाते हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता होती है पूंजीवाद की? क्योंकि पूंजीवाद में सारी विचारधारा पूंजी या लाभ पर आधारित होती है, तो ये लाभ आधारित होती है। हर कार्य किसके लिए किया जाता है? लाभ को ध्यान में रख करके। कार्य करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, लाभ और कल्याण। कार्य मतलब आर्थिक कार्य। ये सभी कार्य कैसे हैं? आर्थिक क्रियाएं। जब आप कोई कार्य, आर्थिक क्रिया, कोई व्यापार लोगों के कल्याण के लिए करते हो तो फिर वो लाभ को ध्यान में रख करके नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा काम सरकार ही करती, प्राइवेट सेक्टर कभी भी दूसरे के कल्याण के लिए काम नहीं करता। उसका उद्देश्य होता है और ज्यादा पैसे कमाना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह लाभ को ध्यान में रख करके कार्य करता है। लाभ आधारित हर एक कार्य, वो एक दिमाग में यही लगाता रहता है, गणित कहां पर कौन सा व्यापार में किस प्रकार से कार्य करें, 10 रुपए लगाएं और 20 बन जाए। तो लाभ आधारित होता है। ठीक, अब लाभ आधारित होता है तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए तमाम उद्योगपति और व्यापारी आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। आगे निकलने की कंपटीशन होती है ना? तो क्या होता है यहां पर? परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। देखो, जितने भी उद्योगपति हैं सब एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं ना। तो इस प्रतिस्पर्धा में वो कब आगे हो सकते हैं? जब उनकी क्वालिटी दूसरों से बेहतर होती है। तो इससे क्या होता है? गुणवत्ता में सुधार होता है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये अच्छे संकेत है ना? कल हमने आपके सामने एक प्रश्न छोड़ा था कि पूंजीवाद में विकास ज्यादा होता है। अधिकांश पूंजीवादी देशों ने अधिकांश विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वे लाभ के लिए काम करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और जब कंपटीशन करते हैं तो गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और जब गुणवत्ता में वृद्धि होती है तो इसका लाभ पूंजीपति को तो मिलता ही है, देश को भी मिलता है। जीडीपी की वृद्धि होती है, जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। देश की आर्थिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है, कि चाहे पूंजीपति करे या सरकार करे, देश का ही तो विकास हो रहा है ना। तो ये चीज बहुत तेजी से होती है। और इसमें क्या होता है? जीडीपी में वृद्धि तो होती है, लेकिन इस वृद्धि का लाभ सभी लोगों को समान रूप से
नहीं मिल पाता है, इसलिए इसमें समावेशी विकास का अभाव हो जाता है। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास। इसमें सबका विकास नहीं होता, इसमें उसी का विकास होता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। समझ गए ना? तो इसलिए समावेशी विकास की कमी हो जाती है, इसमें समावेशी विकास की कमी हो जाती है, भेदभाव होता है, लोगों का शोषण होने की संभावना। शोषण दो स्तर पर हो सकता है। पहला शोषण हो सकता है प्रकृति का, कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन उत्पादन बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा नुकसान हो सकता है मानव संसाधन का, है ना? दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं जिनके बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। प्राकृतिक संसाधन में वे सभी चीजें आती हैं जो प्रकृति ने हमको दी हैं, नेचर ने हमको दी हैं। मानव संसाधन में आता है वह युवा, जो श्रमिक के रूप में श्रम दान करता है और वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है? इसमें कौन आता है? भारत के संदर्भ में 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु का हर व्यक्ति क्या है? मानव संसाधन है। अगर वो कार्य करने की, मानव संसाधन, स्वयं नहीं, संसाधन, हाँ मानव संसाधन। ठीक, तो ये मानव संसाधन, ये जो पूंजीवाद में जो पूंजीपति होते हैं वे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए प्रकृति का भी दोहन करते हैं और मानव संसाधन का भी दोहन करते हैं, और इनका उद्देश्य एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे इनकी वस्तुओं की क्वालिटी बढ़ती है और देश की ग्रोथ होती है, लेकिन समान वितरण नहीं हो पाता, इसलिए समावेशी विकास नहीं हो पाता। अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। और इसी में ये जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, ये लोगों के कल्याण को ध्यान में रख के काम नहीं करते, बल्कि बाजार को ध्यान में रख करके काम करते हैं कि बाजार में किन वस्तुओं की अच्छी कीमत मिलती है, वही बनाते हैं। इसीलिए इन्हें बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इनका पूरा उद्देश्य बाजार में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ये देखते हैं बाजार में किन चीजों की अच्छी कीमत मिल रही है, उन्हीं चीजों को बनाते हैं, भले ही वे चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों ना हो। दाने दाने में केसर का दम, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े हीरो आकर के टीवी पे प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का दम। ये हीरो उस मसाले को खाते हो ये जरूरी नहीं है, उनको पैसा मिलता है उसके प्रचार करने का, और कंपनियों को इससे लाभ होता है। जब एक सामान्य व्यक्ति उन्हीं हीरो को अपना आदर्श मानता है और वही जब कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, मजबूत पर्सनैलिटी, बॉडी शॉडी के साथ, तो देखने वाले को एक बार बड़ी अच्छी पिक्चर किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, आधे साइड में केसर का प्रचार करने वाले और आधे साइड में केसर खाने वाले। केसर खाने वाले ऐसे थे एकदम सूखी लकड़ी के जैसे, और केसर का प्रचार करने वाले ये बॉडी शॉडी वाले थे, है ना? वास्तविकता नहीं है, लोग समझते अब प्रचार कर दिया अक्षय कुमार ने, अजय देवगन ने, तो अच्छा ही होगा। तो ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? इनको चाहिए पैसा। कंपनी क्यों करवा रही है? उसको चाहिए लाभ, कंपटीशन, दूसरों से आगे निकलने की होड़। नुकसान किसका हो रहा है? लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर पूंजीवाद का उदाहरण है। नहीं होता पूंजीवाद में, जहर का भी प्रचार होगा अगर उसकी अच्छी कीमत मिलेगी तो। शराब जहरी तो है ना? शराब का प्रचार होता है, मसाला जहरी तो है, मसाले के पाउच पर लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है। ये भी बताएंगे क्यों लिखा होता है। हर देश में लिखा होता है? नहीं, हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये उसका उदाहरण है। आगे बड़ा सुंदर सा एग्जांपल देंगे आपको। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये विशेषता, अगर किसी देश में ये विशेषताएं हैं तो बिना कहे समझ जाना कि वो देश पूंजीवादी है। अब मुझे सोच के बताओ, दुनिया भर में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये विशेषताएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? एकदम रटने की आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ आपके सामने है। चाइना प्योर पूंजीवादी नहीं, चाइना की सरकार का बहुत हस्तक्षेप है अर्थव्यवस्था में। चाइना की सरकार का है, चाइना की सरकार का बहुत हस्तक्षेप है। ठीक है, इसमें ज्यादातर आप सिंपली कह सकते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका, और इसमें यूरोप। ठीक है, यूरोप आ जाएगा। हाँ, जापान भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, जापान भी इसी में आ जाएगा। ये कंट्री जो है ये इसके उदाहरण है, और बहुत तेजी से सभी देश पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं, इंक्लूडेड इंडिया। हमारा देश भी बहुत तेजी से पूंजीवाद की ओर अग्रसर है, क्योंकि जब पूरी दुनिया पूंजीवाद की कंपटीशन में लगी हो तो हम फिर पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। अब बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और बहुत कमियां भी हैं। ठीक,
अब आ जाते हैं सीधे साम्यवाद, इनका जस्ट उल्टा साम्यवाद, क्योंकि ये है क्रिया और ये है प्रतिक्रिया, कल ही मैंने बता दी थी। ठीक है, इस प्रतिक्रिया में शुरुआत कहां से, प्रतिक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनके शोषण को रोकने के लिए। इनका शोषण बहुत तेजी से जब हो रहा था, तो फिर इसके शोषण को रोकने के लिए आप एक बात ध्यान रखो, दुनिया भर में जितने भी उपनिवेश बने, उनके पीछे उद्देश्य था पूंजीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। भारत में अंग्रेज आए, दुनिया भर की विदेशी कंपनियां आई, ये सब लाभ कमाने तो आई थी, प्रतिस्पर्धा। तो ये कौन सी विचारधारा थी, पूंजीवाद। इस पूंजीवादी विचारधारा ने सैकड़ों वर्षों तक दुनिया में लोगों का शोषण किया, और इसी शोषण से परेशान होकर के हर जगह से आवाज आई, और वहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, साम्यवाद, कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जहां पर समानता की बात होती हो, साम्यवाद, इक्वालिटी, है, जो जिसमें समानता की बात करते, कि जो ये लाभ हो रहा है उसमें बराबर सबका हिस्सा होना चाहिए। तो फिर ऐसा कब होता है, इसकी शुरुआत कहां से होगी, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब इसमें कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। यहां पर फोकस कहां है, प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट पर फोकस है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता, कहता दखल मत दो तुम, सरकार से कहता है तुम किनारे बैठो, तुमको टैक्स मिल जाएगा, बस दखल मत दो। लेकिन यहां पर क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, किसमें, आर्थिक क्रियाओं में। यानी कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक नीतियां बनाने से लेकर के आर्थिक नीतियों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। यहां पर केवल नीतियों के निर्धारण में भूमिका निभाती, संचालन में नहीं, संचालन में प्राइवेट सेक्टर आता है, लेकिन यहां पर नीतियों के निर्माण से लेकर के नीतियों के संचालन तक में सरकार का नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष और सीधा नियंत्रण। तो क्या प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं काम करता, करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए इतने कड़े कानून होते हैं, जैसे सरकार कहती है हर काम करने से पहले लाइसेंस लो, हमसे पूछो, हम देखेंगे तुम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो नहीं कर रहे, तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं, है ना, तुम्हारे पास जो नॉन ऑब्जेक्शन परमिशन है कि नहीं, ये सारी चीजें चाहिए। तो इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर का लाभ कम हो जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इस चक्कर में वो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसे लगाना पसंद नहीं करते, तो सरकार को ही संपूर्ण आर्थिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ता है। और सरकार यह काम कैसे करती है, कल्याण के लिए, यानी कि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण करना है। जब कल्याण पर ध्यान होता है तो लाभ उद्देश्य नहीं रहता, इसलिए ज्यादातर घाटे में रहते हैं ये, है ना, घाटे की अर्थव्यवस्था इनकी हो जाती है, क्योंकि सरकार को कल्याण के चक्कर में पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, आमदनी कम होती है। यहाँ पर सभी उद्योग सरकारी होते हैं, सभी कर्मचारी सरकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी उतनी प्रतिस्पर्धा से काम नहीं करते जितने कि प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में कमी हो जाती है, क्योंकि सभी उद्योग सरकार के ही होते हैं, तो उन्हें किसी से कंपटीशन करना ही नहीं पड़ता, किससे कंपटीशन करेंगे, सब तो सरकार के ही हैं। तो प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और प्रतिस्पर्धा में कमी होते ही गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर डंडा नहीं पड़ता आप अपना सर्वोत्तम कार्य नहीं करते, गुणवत्ता में कमी हो जाती है। गुणवत्ता में कमी होगी तो घाटा ही घाटा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज की गारंटी होती है, क्या, हाँ, अब जब ये होगी तो जीडीपी में क्या हो जाएगा, जीडीपी धीमी हो जाएगी, है ना, जीडीपी धीमी हो जाएगी, लेकिन कल्याण है तो समावेशी विकास जरूर होगा, है ना, समावेशी विकास में वृद्धि होती है। लेकिन विकास तो बेटा तभी होगा ना जब वृद्धि होगी, वृद्धि के बिना विकास कैसे हो जाएगा, वृद्धि का मतलब है उत्पादन का बढ़ना, विकास का मतलब है उसका लाभ मिलना। तो एक तरफ तो आपने इसमें कंपटीशन कम कर दी, कंपटीशन कम होगी तो उत्पादन धीमा होगा, उत्पादन धीमा होगा तो सबको ही कम कम मिलेगा, तो विकास बहुत पीछे रह जाता है। आप देख रहे हैं अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं, यहाँ भी अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं। इन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए ही कीन्स ने कहा कि कोई भी देश 100% पूंजीवाद या 100% साम्यवाद को लेकर के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, इन दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। ठीक है, तो फिर बन जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण ये है कि वहां दोनों विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। दोनों विशेषता में क्या होता है कि यहाँ पर सार्वजनिक सार्वजनिक प्लस निजी, निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ संचालित होते हैं, क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब क्या होता है, एक साथ उपलब्ध होना, सरकारी उद्योग भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, अस्तित्व,
यहां पर केवल प्राइवेट होंगे, यहां पर केवल सरकारी होंगे, यहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों होंगे। जैसे हम बात करें, एक उद्योग की बात करें शिक्षा की, तो अगर पूंजीवाद है तो सभी स्कूल प्राइवेट होंगे, साम्यवाद है तो सभी उद्योग सरकारी होंगे, लेकिन मिश्रित है तो सरकारी और प्राइवेट दोनों होंगे। हमारे यहाँ है स्वास्थ्य क्षेत्र में, अस्पताल में सेम चीज होगी, कोई भी क्षेत्र हो सेम चीज होगी। हाँ, इसमें करती क्या है सरकार, कुछ बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, वहां पर प्राइवेट सेक्टर को व्यापार करने से रोक दिया जाता है। भारत में अभी 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राइवेट सेक्टर को व्यापार करने की अनुमति नहीं है। जानते हैं आप? हाँ, सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात। एक है रेलवे और दूसरा है अणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। अणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा क्या होती है? अणु यानी कि परमाणु, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर। इससे बम भी बनता है, इससे बिजली भी बनती है। बम बनेगा तो नुकसान होगा, प्राइवेट सेक्टर को अगर व्यापार की छूट देगी तो बिजली बनाने के नाम पर चोरी छुपे बम बना बना के भेजेंगे, क्योंकि बिजली का पैसा कम मिलेगा, बम का पैसा ज्यादा मिलेगा, और ये बहुत खतरनाक चीज, इन्हें तो लाभ चाहिए। इसलिए बहुत ही संवेदनशील होने की वजह से सरकार ने ये वाला क्षेत्र अपने नियंत्रण में रखा है। इसी के अंतर्गत जो तमाम रिएक्टर चल रहे हैं, रिएक्टर चल रहे हैं ना, तो उन्हीं रिएक्टर जैसे कुडानकुलम रिएक्टर है, अभी रूस के सहयोग से नए परमाणु और समझौते हुए हैं, तो उनमें सरकार के नियंत्रण में परमाणु ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, या सरकार के रक्षा उद्योग से संबंधित जो भी उपयोगी सामान है वो बनता है। इनमें प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं है। रक्षा से याद आया, क्या रक्षा उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को हथियार बनाने की है? रेलवे निजीकरण नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, हम आपको अब यहाँ क्लियर कर देते हैं। बहुत, आप ही नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। देखो, नहीं नहीं, सुनने में बहुत कुछ आता है, सुना तो हमने भी बहुत कुछ है, जो सामने है वो जानिए। देखो, एक होता है रेलवे निर्माण और विनिर्माण, ठीक है? निर्माण में आ जाएगा स्टेशन का निर्माण, और विनिर्माण में आ जाएगा रेल का निर्माण, ठीक है? तो रेलवे निर्माण और विनिर्माण। दूसरा होता है रेलवे परिचालन। रेलवे निर्माण और विनिर्माण में क्या होता है? स्टेशन का निर्माण करना है, ट्रेन का निर्माण करना। परिचालन में क्या होता है? रेलवे का संचालन करना है, रेलवे का किराया, रेलवे की समय सारणी, रेलवे के ट्रैक, टाइम, ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। यही असली अधिकार है। सरकार ने इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को कहा है, आइए आप स्टेशन बनाइए, आप ट्रेन बनाइए, लेकिन ट्रेन बना करके सरकार को सौंप दीजिए, इन ट्रेनों का संचालन स्वयं सरकार करेगी। इसलिए रेलवे, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना? तो सुनाने वाले आधी बात सुनाते, पूरी बात नहीं बताते। आप सही कह रहे हैं ऐसा। हाँ, वंदे भारत, बिल्कुल सही कहा। ये जैसे ये किसने बनाई? ये निजी क्षेत्र के सहयोग से ही बनी है, लेकिन है सरकारी। परिचालन तो जो परिचालन करेगा, जैसे आपने एक कार बना के हमको दे दी, अपनी सरकार की हो गई। ऐसे ही जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हाईवे बनाया, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, दे दिया सरकार को, सरकार चला रही, वहां पर टोल टैक्स से लेकर के सब, तो सरकार के अंडरटेकिंग हुआ ना, तो ये चीज। तो अभी भी प्राइवेट, जब इस क्षेत्र को भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा अनुमति, तब ये निजीकरण होगा, तब प्राइवेटाइज कहेंगे आप रेलवे को। अभी नहीं। क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये संवेदनशील क्यों है रेलवे, जो इसको रोक के रखा है? क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र के बाद रेलवे में ही सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं काम करने वाले। रोजगार देने के मामले में रेलवे कृषि के बाद दूसरे नंबर पर आता है, समझ गए ना? दूसरी चीज, आज भी भारत में गांव गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने का माध्यम रेलवे ही है, जो कि बसों के आधार पर काफी सस्ता है। तो अगर इसका प्राइवेटाइज इसको कर दिया गया, तो प्राइवेट क्षेत्र प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करता है, वो उन क्षेत्रों में ट्रेन नहीं चलाएगा जहां उसको लाभ नहीं है। भारत सरकार तो कई जगह बिना मतलब घाटे में भी ट्रेन चला रही है। आप जानते हैं रेलवे का संचालन 2 स्तर पर होता है, एक लगेज के लिए और एक पैसेंजर के लिए, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी। तो मालगाड़ी में लाभ है सरकार को, और पैसेंजर गाड़ी में नुकसान है, यात्री गाड़ी में नुकसान है, क्योंकि यात्री क्या करते हैं ना, बिना टिकट के बैठ जाते हैं। कितनी कितनी ट्रेनें जो ऐसे ही छोटे मोटे रूट पर चलती है, कोई टिकट कहाँ लेता है? हमने तो देखा बड़ी लापरवाही से लोग ऐसे ही भीड़ भीड़ चल जाती है, और चाहे 2 सवारी हो चाहे 10 हो, ट्रेन को तो आगे बढ़ना ही है, तो बड़ा खर्चा आता है। तो सरकार को जो मालगाड़ी से लाभ होता है ना, उस लाभ को इधर देती है, क्रॉस सब्सिडी करती है, तब सर्वाइव कर पा रही है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा, वो बंद कर देगा। जिस रूट पर उसको प्रॉपर सवारियां नहीं मिलेंगी, उस रूट पर वो रेलवे बंद कर देगा। तो गांव गांव के छोटे छोटे स्टेशन पर देखो ट्रेन रुकती हैं, वो लोग कैसे जुड़ेंगे मुख्य शहरों से?
जा ही नहीं पाएंगे बेचारे। तो ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है कल्याण और लोगों की कनेक्टिविटी के माध्यम से, इसलिए प्राइवेट अभी इसको नहीं किया जा रहा है, प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। और एटॉमिक एनर्जी का तो है ही, वो तो एक पूरा ग्लोबल लेवल पर जुड़ा हुआ है, तो वो भी प्राइवेटाइज नहीं है। बाकी सभी क्षेत्रों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, लेकिन बाकी सभी में से 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना जरूरी है। इन्हीं में से तंबाकू है, पटाखा निर्माण है, विस्फोटक, केमिकल, केमिस्ट की दुकान में लाइसेंस लेना जरूरी है, बगैर लाइसेंस के केमिस्ट की दुकान नहीं आप चला सकते। वो क्या, वो अनिवार्य लाइसेंस में आता है। इसके अलावा डिफेंस, रक्षा क्षेत्र में हथियार बना सकते हैं, तेजस देखो बनाया ना प्राइवेट सेक्टर ने, आप हथियार बना सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हथियार बना सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना जरूरी है। इसका मतलब है, कभी आपसे पूछा जाए कि रक्षा उद्योग प्राइवेटाइज है, यस प्राइवेटाइज है। रक्षा उद्योग में उत्पादन से लेकर के उनकी बिक्री तक का पूरा अधिकार प्राइवेट सेक्टर को है, लेकिन बनाने से पहले, उद्योग स्थापित करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है ना। ये क्लैरिटी के साथ जितना जितना आगे जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से ये क्या मतलब है इसका, सह अस्तित्व का क्या मतलब है। सह अस्तित्व का मतलब है कुछ क्षेत्रों को सरकार जो अत्यधिक अनिवार्य है वो अपने लिए रखती है, बाकी सभी क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्र को भी और सरकार को भी, कोई भी व्यापार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सभी क्षेत्र केवल प्राइवेट के लिए, सरकार भी कर सकती है। जैसे मैंने बताया, स्कूल सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, अस्पताल सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। उद्देश्य साफ दिखाई देता है। सरकारी स्कूल का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ लें, लेकिन गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो अध्यापक हैं वो पढ़ाते नहीं है, आप देखते हो, जबकि सैलरी उनको ज्यादा मिलती है प्राइवेट टीचर से। देखो बड़ी विडंबना है, हम और आप नौकरी करना चाहते हैं सरकारी विद्यालय में और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने एक ऑर्डर दिया था कि ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, नहीं तो फिर उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाए। लोगों ने कहा हम पद से स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएं। ये गुणवत्ता है उसकी, सोचो क्यों, क्योंकि उसमें केवल बच्चे आ जाएं और उसी के लिए मिड डे मील शुरू किया गया था किसी तरह से, लेकिन गुणवत्ता उसमें, स्वयं टीचर नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को उसमें ले जा करके। तो वो इसका प्रतीक है सरकारी, क्योंकि वो कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, कल्याण। कल्याण कैसा, सही करने की जिम्मेदारी नहीं है, फ्री इलाज होगा इसका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फीस अच्छी वसूली करेंगे, लेकिन आपको गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करेंगे। बीमार हो जाए तो बीमारी में जाते समय आदमी अंतिम समय में एक आंख खोल के देखता है कौन से अस्पताल में ले जा रहे हैं घर वाले, सरकारी में के प्राइवेट में, है ना। तो ये चीज आपको साफ दिखाई देता है। तो सह अस्तित्व का मतलब ये है ना। तो इसमें फिर उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, कल्याण करना। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि, यानी कि लाभ प्लस समावेशी विकास। समावेशी विकास इसमें हो रहा है ना, तो लाभ भी हो यानी कि जीडीपी की ग्रोथ भी हो और समावेशी विकास भी हो, ये दोनों उद्देश्य इसमें एक साथ रखे जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देशों की बात करें तो अमेरिका, यूरोप और जापान यहां पर आ जाते हैं। साम्यवाद में रूस, इसका वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। दूसरा उदाहरण है रूस, तीसरा उदाहरण है चीन। ये साम्यवाद के उदाहरण है। आप कहेंगे चीन तो बहुत तरक्की कर रहा है, देखो यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान में रख करके डिसाइड करेंगे सरकार का नियम। हाँ, चीन एकदम बिल्कुल। तो ये इसके आधार पर ये डिसाइड किया गया है, ठीक है। बाकी इनकी अर्थव्यवस्था लाभ में जा रही है, तो हो सकता है सरकार का नियंत्रण पॉजिटिव काम कर रहा हो, सरकार व्यापारियों को के फेवर में काम करे, लेकिन नियंत्रण सरकार का ही है, ठीक है ना। यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, यहाँ पर समय और परिस्थितियों के हिसाब से करती भी है और नहीं करती, दोनों चीजें बैलेंस बनाती। अब ये जो मैंने केसर का उदाहरण आपको दिया, दाने दाने में केसर का दम, या शराब का है, हाँ इसको तो लिखना ही है, दाने दाने में केसर का दम, ये सब चीजें। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका जीता जागता उदाहरण इन एडवर्टाइज में दिखाई देता है, जीता जागता उदाहरण। एक तरफ बड़े बड़े हीरो आके, स्टार प्रचारक इसमें कहते हैं कि ये केसर जैसा पान मसाला जो है ये बहुत ही सुंदर चीज है, इसको खाओ, दाने दाने में केसर का दम है। वहीं पर ये जो प्रचार कर रहे हैं ये किससे प्रेरित है, पूंजीवादी विचार से प्रेरित है ना, लाभ को ध्यान में रख के। वहीं सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है, लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके कहती है कि पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बोलती है ना। पान मसाले के पैच पर लिखा हुआ है इसको खाने से मुख का कैंसर हो जाता है, ये किसने लिखा है, सरकार ने,
प्रिंट दिया जाता है, किस लिए? कल्याण को। तो भारत में एक तरफ पूंजीवाद के तहत इसका दुष्प्रचार भी हो रहा है और दूसरी तरफ कल्याण को ध्यान में रख करके चेतावनी भी दी जा रही है, और जहां दोनों एक साथ होते हैं वहीं होती है मिश्रित। अगर हमारे देश में पूंजीवाद होता तो ये चेतावनी न दी जाती, अगर हमारे देश में साम्यवाद होता तो इसका प्रचार ही नहीं होता। वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, क्या ये जरूरी है? आप जानना चाहते हैं कि क्या हम मतलब विकसित होने के साथ भी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकते हैं? आप ये जानना चाहते हो क्या हम मिश्रित मॉडल के साथ विकसित बन सकते हैं? ये आप जानना चाहते हो, इसका जवाब आगे आएगा। एक प्रश्न ये सामने पड़ा हुआ है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? देखो, अभी जब आप क्लास में घुसे थे मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं पढ़ा क्योंकि ऊपर से निकल जाता। अब 10-15 मिनट की पढ़ने के समझने के बाद थोड़ा सा ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, और बहुत पुराना नहीं है, 2022 का आईएएस का प्रश्न। ठीक है, अगर आईएएस के मेंस के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये बच्चे को समझ में आ रहा है तो समझो बच्चा एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर चुका, अगर उसको प्रश्न समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है आईएएस, इससे ऊपर कोई टफ एग्जाम है नहीं, है ना, इसीलिए हर कोई देखो बनना चाहता है। तो इतने कठिन एग्जाम का अगर मुख्य परीक्षा का प्रश्न हमको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स हम ऑन द वे हैं। ठीक, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 150 शब्दों में आपको लिखना है 2022 में, क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड पेपर जीएस। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहा है कि क्या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास हो सकता है? अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हो सकता है, एक्सप्लेन करिए, नहीं हो सकता, आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क। आगे इसी में, भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख करिए। अब यहाँ समावेश के सामने वित्तीय शब्द लगा दिया, वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश का मतलब होता है सभी लोगों का वित्तीय संस्थानों से जुड़ना, बैंकों से और बैंकिंग संस्थानों से जोड़ने की जो विकास है उसको कहा जाता है वित्तीय समावेशन। तो भारत में वित्तीय समावेशन का मतलब होगा हर एक व्यक्ति को, हर एक क्षेत्र को, हर एक गांव को बैंकों से या बैंकों जैसी सुविधाएं देने वाली संस्थाओं से जोड़ दिया गया, सबका खाता हो, सब लोग उससे जुड़े हों, सब लोग डिजिटल उससे जुड़े हों, सब लोग सरकारी योजनाओं से जुड़े हों, हर कोई बैंक से जुड़ा हो, जो भी एलिजिबल है, जिसकी उम्र 18 से ऊपर है वो हर कोई, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, क्षेत्र हो, मैदान हो, हर क्षेत्र में बैंक हो, इसको कहेंगे वित्तीय समावेशन। ठीक है, क्योंकि वित्तीय समावेशन के बिना आप अर्थव्यवस्था से फुली कनेक्ट नहीं हो सकते। इतना ब्रॉडली हम सब पहले हुए हैं यहाँ वहां, जब तक हम अपने बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे हम आपस में इकोनॉमिकली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से, इसी प्रकार का एक प्रश्न और पीछे पड़ा हुआ है कि दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी हैं। क्या जीडीपी वृद्धि और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए भारत को भी पूंजीवाद को अपना लेना चाहिए? बड़ी चेतावनी देते हुए आपको ये दो बातें रख दी हैं कि हमें ये दोनों चाहिए, हमें वृद्धि भी चाहिए, विकास भी चाहिए, समावेशी विकास भी चाहिए। क्या इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी हमारी पूंजीवाद में? आप कहोगे नहीं होगी, इसीलिए तो हमने मिश्रित अपनाया। तो आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, आज बहुत साल होने के बाद भी हम विकसित देशों से पीछे हैं। कोई तो कमी है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जिसकी वजह से हम पीछे हैं। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो खास विशेषता है वो क्या है? देखो, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग हो सकती है, हर देश की अर्थव्यवस्था वहां की राजनीति से प्रभावित होती है। इतना तो जानते ही है कि अर्थव्यवस्था का भी नीतियों का निर्माण सरकार करती है, तो सरकार की विचारधारा से अर्थव्यवस्था बदलती है। अब भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव आए हैं इनको देखने के लिए छोटा सा यहाँ पर हम चार्ट ड्रॉ करेंगे। जैसे 1991 से पूर्व, और कल मैंने थोड़ा सा बता के छोड़ दिया था, 1991 के बाद बदल गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस घटना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शीत युद्ध से पूर्व या शीत युद्ध काल में, कह सकते कि नहीं? क्योंकि इस समय क्या था, 1991 से पूर्व क्या था? शीतकाल था। शीतकाल क्या मतलब? 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो ये बीच के 45 साल क्या हैं? जब शीत युद्ध हुआ, किसके बीच में? अरे कल बता के छोड़ा था ना, अमेरिका, हाँ, और रूस के बीच में। कैसा युद्ध था? विचारधारा का युद्ध। शीत युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि विचारधाराओं का युद्ध था, आमने सामने की लड़ाई
नहीं थी। जैसा सास बहू में होता है ना, मकान मालिक और किराएदार में होता है, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर अंदर एकदम, तो वो वैचारिक द्वंद्व है ना। तो ये शीत युद्ध इन दोनों में था वैचारिक। ये खत्म कब हुआ? अमेरिका का नाटो, रूस का यूएसएसआर। कल बताए थे कि नहीं? आप ही को बताए थे ना। हाँ, सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसी के साथ क्या हो गया? शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध से पहले और शीत युद्ध के बाद, तो शीत युद्ध काल में और शीत युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बदल गई। भारत की अर्थव्यवस्था बदल गई। क्यों? कैसे बदल गई भारत की अर्थव्यवस्था? ये जो समय था, ये समय कौन सा था? ये समय वो था जब हम 1947 में आजाद हुए, और हमने जब आजाद हुए तो 200-250 वर्षों के बाद खुली आंखों से देखा तो दुनिया दो विचारधाराओं में बढ़ चुकी थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क था, हम अब किसके साथ व्यापार करें और किसके साथ व्यवहार करें। किसके साथ व्यापार करें, किसके साथ व्यवहार करें। बहुत सुंदर शब्द है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इस समय ना लिखना कम है, समझना बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना, इसलिए हम और डेप्थ में बता देते हैं। व्यापार और व्यवहार दो चीजें होती हैं जब हम व्यापार में जाते हैं और जब हम व्यवहार में जाते हैं। व्यापार का संबंध है आपके सब्जेक्ट आईआर से, सॉरी इकोनॉमी से, है ना। व्यापार है ना। व्यापार का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था। और व्यवहार का संबंध किससे है? आईआर से, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये आएगा आपका सेकंड पेपर में और ये आएगा आपका थर्ड पेपर में, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता। न केवल व्यापार हो सकता है, न केवल, वो नेचुरली है, जिधर हमारा व्यवहार होता है वहीं हम व्यापार करने की कोशिश करते हैं, या जहां व्यापार होता है वहीं व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। पूरक है एक दूसरे के। देखो, जब हम व्यापार में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शब्द कुछ और होते हैं। जैसे जब हम व्यापार की बात करेंगे तो हम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। व्यापार में हम शब्द कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब बहुत ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। व्यवहार में इन्हीं देशों को हम क्या कहेंगे? व्यवहार में इन्हीं देशों को हम कहेंगे नाटो देश। सही कहा मैंने? याद करो कल वाला चार्ट ड्रॉ किया था कि नहीं? कल हमने क्या बताया था? कल हमने बताया था कि पूंजीवादी देशों ने अपना एक सैन्य संगठन बना लिया था जिसे नाटो के नाम से जानते थे। तो नाटो और पूंजीवादी देश एक ही है, एक ही है। लेकिन जब हम अलग अलग संदर्भ में इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शब्द बदल जाएंगे। जब हम व्यापार की दृष्टि से इनका जिक्र करेंगे तब हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी देश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहें या देश, एक ही बात है। लेकिन जब हम आईआर में इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? नाटो देश। मेरी बात को समझ रहे ना? बात एक ही, हम एक ही देशों की, दोनों इन्होंने ही तो अपना संगठन बनाया था नाटो के नाम से, कोई अलग थोड़े ना थे। लेकिन ये किस लिए बनाया था? अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के लिए ये संगठन बनाया था। और ये इनकी अर्थव्यवस्था, इसमें ये डिसाइड करते हैं हम किन के साथ व्यापार करेंगे, किन के साथ नहीं करेंगे। इसमें ये डिसाइड करते हैं हम किसके साथ व्यवहार करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसे ही व्यापार की दृष्टि से जिन्हें हम साम्यवादी देश कहते हैं, साम्यवादी देश या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, हम व्यवहार की दृष्टि से इनको सोवियत देश कहते हैं या सोवियत संघ कहते हैं। व्यापार की दृष्टि से जिन्हें हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित देश कहते हैं, उन्हीं को व्यवहार की दृष्टि से हम निर्गुट देश कहते हैं। ये हमने इसलिए बताया, जब आप अर्थव्यवस्था का आंसर लिख रहे हो तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना, जब आप आईआर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो इन शब्दों का इस्तेमाल करना। हर एक विषय की अपनी भाषा होती है जिनमें नंबर कटते और जुड़ते हैं। ये डीप बात बच्चों को, डेप्थ वाली बात पता ही नहीं होती। हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। आप भूगोल के शब्दों का इस्तेमाल भूगोल के आंसर में करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं रुपया, पैसा, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसको धन लिखोगे, पूंजी लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? धन, पूंजी, संपत्ति। उसमें भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, धन, पूंजी, संपत्ति, मुद्रा सब एक ही है। धन, पूंजी, संपत्ति, मुद्रा और वित्त सब एक ही है। लेकिन हम देखेंगे जब हम सिंगल के बारे में बात करेंगे तो हम मुद्रा कहेंगे,
जब हम एक बड़े अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो हम पूंजी लिखेंगे, जब हम उससे खरीदी हुई प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम संपत्ति कहेंगे। है ना कितना इंटरेस्टिंग? इन शब्दों का भाव है, इनसे उसका सेंस बदलता है। एक गंभीर विद्यार्थी इन शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करता है। एग्जामिनर इस बात को जानता है, जो रात दिन उसी में रहता है वो तो पकड़ लेता है। जैसे अब हम लोग इतने साल से इस फील्ड में हैं, जब आप लोग की कॉपियां चेक करते हैं, टेस्ट जब होता है, तो आपके शब्दों के चुनाव से आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल हम पकड़ लेते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जान लोगे, आप भी, क्योंकि जिस फील्ड में आप होते हैं उसकी हर बात आप जान लेते हो। डॉक्टर चेहरे का रंग देख के बता देगा कि इसको क्या समस्या है ना? तो वैसे ही यहाँ पर तो आप अपनी इन शब्दों के चुनाव से अपनी गंभीरता प्रदर्शित करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर मुख्य परीक्षा में मिलेंगे। सारा खेल नॉलेज का ही नहीं है, नॉलेज की प्रेजेंटेशन। खाना तो ढाबे का भी बहुत बढ़िया होता है, तो 5 स्टार में क्यों जाते हो? प्रेजेंटेशन, भले स्वाद में कम हो लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ये चीज। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? हम व्यापार और व्यवहार को यहाँ पर अलग अलग करके, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए। तो 1991 से पूर्व का भारत कैसा था? 1991 से पूर्व का भारत कैसा था? हम 1947 में आजाद हुए थे, हालत हमारी बहुत खस्ता थी, विभाजन हो गया था पाकिस्तान के साथ, बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि हमें सामान्य होने में बहुत समय लग गया। ठीक, तब जाकर के हम 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर पाए। हमने देखा कि दुनिया दो हिस्से में बट चुकी थी। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े हो तो दुनिया दो हिस्से में। हमारे सामने सवाल था कि हम रूस के साथ हों या अमेरिका के साथ हों। हम किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। हमने डिसाइड किया हम किसी के साथ नहीं होंगे। हम ना तो नाटो में शामिल होंगे, ना ही हम यूएसएसआर में शामिल होंगे। हम क्या रहेंगे? दोनों गुटों से अलग, निर्गुट, नॉन अलायंस। ठीक, हम निर्गुट रहे। लेकिन निर्गुट होने के बाद भी हमने देखा कि किसी न किसी से तो व्यवहार बना के चलना ही पड़ेगा, कहीं इस निर्गुट के चक्कर में हम अकेले न रह जाएं। तो हमने जब दोनों गुटों में देखा तो हमने देखा कि जो नाटो गुट है, इनके साथ हमारी पुरानी दुश्मनी, इन्होंने पिछले 200-250 वर्षों से हमारा शोषण किया है, तो उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने दूसरे गुट का, क्योंकि वो दूसरा गुट हमारी ही तरह शोषित गुट था, कहीं ना कहीं सोवियत संघ भी शोषण हुआ तभी तो बना, वो प्रतिक्रिया थी ना, वो क्रिया थी, वो प्रतिक्रिया थी। तो हम प्रतिक्रिया यानी कि साम्यवादी गुट का विचार को हमें अच्छा लगने लगा। प्रत्यक्ष रूप से हमने यूएसएसआर को शामिल हम नहीं हुए, साइन नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारा झुकाव रूस की तरफ हो गया, है ना? तो हमारी 1991 से पूर्व की मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद पूंजीवाद कम था, साम्यवाद ज्यादा था। सही कहा हमने। अब यहां हम साम्यवाद कहें या समाजवाद, वास्तव में अब हम इसको समाजवाद कहें, क्योंकि रूस में एक चुनी हुई सरकार आ चुकी थी, है ना? तो यहां पर हमने इसको अपने ज्यादा करीब माना बजाय इसके। हालांकि दुश्मनी इनके साथ भी नहीं थी। कुछ देश तो ऐसे थे जैसे जिन्होंने नाटो पर साइन किया, वे साम्यवाद से कोई मतलब नहीं रखते थे, यूएसएसआर से, और जिन्होंने यूएसएसआर में साइन किया वो पूंजीवाद से कोई मतलब नहीं रखते थे। हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम सबको देख के मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर का जो हार्टली हमारा अटैचमेंट था वो इनके साथ था, यानी कि रूस के साथ था। ठीक है, अब ये चीज तब और बढ़ गई जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पक्ष में ले लिया। पाकिस्तान शुरू से ही उठाऊगिरी देश रहा है, कब किसी का नहीं है। तो पाकिस्तान को अपने पक्ष में ले लिया किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पक्ष में इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान की सीमाएं रूस के साथ लगती थी उस समय, जो यूएसएसआर का सोवियत संघ था ना, उसके साथ लगती थी। तो अमेरिका चाहता था कि रूस सोवियत संघ की सीमाओं के नजदीक स्थित होने के कारण पाकिस्तान इसके फेवर में रहे, ताकि इसका इस्तेमाल करके वो इस पर दबाव बना सके। जब पाकिस्तान इनके पक्ष में हो गया तो भारत हमारा अब अकेला पड़ गया, क्योंकि हमारा पक्का दुश्मन पाकिस्तान ही था। तो हम अब इसके अपोजिट वाले ग्रुप में रूस के ही साथ अपने विचार कर सकते थे। 1962 में जब चीन के साथ हम युद्ध किए और पराजित हो गए, तो हमने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने का प्रयास किया। इसी के तहत हमने रूस के साथ अपने संपर्क बढ़ाए और रूस ने हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी देकर के हमारी रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाया। रूस को भी भारत पसंद आया क्योंकि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका के विरोध में था, और भारत को भी रूस अपना मित्र लगा। तो एक दूसरे के हितों की पूर्ति करते हुए हम नजदीक आए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1971 का, इससे पहले 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, हमने जीत लिया पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर हुआ 1971 का युद्ध, जो कि बांग्लादेश के सेपरेशन के साथ कंप्लीट हुआ। ठीक,
स्वतंत्र बांग्लादेश बना, आप जानते ही हैं, छोटी मोटी चीजें तो पता ही होंगी, नहीं पता हो तो हमें बता देना, हम उसके लिए भी किताबें बताएंगे। किस प्रकार से जब भारत और पाकिस्तान विभाजित हुआ तो दो पाकिस्तान थे, एक पश्चिम पाकिस्तान जो आज का है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। तो इस पूर्वी पाकिस्तान, ये मेरे ताऊजी अभी नहीं रहे, 15 दिन पहले उनकी 13वीं हुई है, वो कैप्टन थे रिटायर्ड आर्मी से। तो उन्होंने 1962 की लड़ाई लड़ी, उन्होंने 1965 की और 1971 की। 1971 की लड़ाई के बड़े बढ़िया बढ़िया किस्से जब वो सुनाते हैं, एकदम रोंगटे खड़े करने वाले सुनाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो 1971 की लड़ाई भारत ने बहुत सम्मान पूर्वक जीती। कैसे जीती, इसके पीछे की कहानी, जिसकी वजह से भारत बहुत तेजी से रूस के नजदीक आया। 1971 की लड़ाई से पहले जब माहौल बन रहा था, बहुत सारे घुसपैठिए बांग्लादेश की सीमा से, मतलब पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से भारत में एंटर कर रहे थे, तो भारत ने उनको रोकने का प्रयास किया। इस वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में टकराहट हुई। शेख मुजीबुर रहमान, वर्तमान शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश का मूवमेंट शुरू किया, जिसमें भारत सरकार ने उनका साथ दिया। भारत चाहता था कि एक स्वतंत्र देश बने ताकि पाकिस्तान यहां से खत्म हो और हमको आजादी। आज शेख हसीना को भारत में रखा हुआ है भारत ने, दुनिया के विरोध के बावजूद, जबकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उनको मृत्युदंड दिया है, फिर भी उनको रखा हुआ। उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी यहां बता रहे हैं। तो किस प्रकार से बांग्लादेश अस्तित्व में आया, भारत के सहयोग से। भारत ने बहुत दमखम लगाया, बांग्लादेश के पास अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी, भारत के सहयोग से ये हुआ। लेकिन ये कैसे हो पाया? पाकिस्तान जानता था कि वह अकेले भारत से लड़ नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से सहायता मांगी, अमेरिका ने भरपूर सहायता देने का वादा किया। अमेरिका ने अपना एक बड़ा लड़ाकू जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी के लिए भेज दिया। भारत जानता था कि वह पाकिस्तान से टक्कर ले सकता, लेकिन अमेरिका से कभी भी टक्कर नहीं ले सकता। इसलिए भारत, उस समय इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी दौड़ करके गई सोवियत संघ की यात्रा में रूस से मिलने के लिए, और रूस से कहा कि हमें आपकी सहायता की जरूरत है। रूस ने कहा कि हम आपकी सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन आपके हमारे बीच में कोई डील नहीं। भारत ने कहा कि हम यूएसएसआर पर साइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम पर दबाव बन जाएगा फिर, क्योंकि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम निर्गुट देश हैं। अब यहाँ अर्थव्यवस्था शब्द नहीं, निर्गुट है ना, हम निर्गुट देश हैं, इसलिए हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते। तो फिर क्या किया, 1971 में हमने एक मैत्री समझौता साइन किया, किसके? रूस के। भारत रूस मैत्री समझौता के नाम से, भारत रूस मैत्री समझौता। हम संगठन में शामिल नहीं हो रहे थे, एक नई डील कर ली हमने रूस के साथ। इसी समझौते पर भारत और रूस ने साथ दिया, और इसके बाद रूस ने भारत को यह भरोसा दिया कि वह भारत को भरपूर सहायता देगा। अमेरिका को फोन किया और कहा गया अपने जहाजी बेड़े पीछे लो, नहीं तो तुमसे पहले हमारे जहाजी बेड़े बंगाल की खाड़ी में भारत के संरक्षण में पहुंच जाएंगे। और अमेरिका के जहाजी बेड़ों को बंगाल की खाड़ी में आने तक का समय कुछ लगेगा, रूस के जहाजी बेड़े तुरंत आ सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक दूरी कम है। जैसे ही अमेरिका को ये खबर मिली कि पाकिस्तान के चक्कर में तो हमारा रूस से लड़ाई हो जाएगी, रूस बहुत शक्तिशाली, रूस के पास कोई ताकत ना हो, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म शुरू से ही उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम, दुनिया में सबसे अत्याधुनिक हथियार आज भी रूस के पास है। पिछले 3 साल से अकेले लड़ रहा है, और यूक्रेन का साथ पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका दे दे के थक गया, वो अकेले लड़ रहा है, और आज भी कहता है अंतिम समय तक वो बर्बाद करके छोड़ूंगा। सामर्थ्य है, क्योंकि उसके पास, उसने और कुछ डेवलप किया ही नहीं सिवाय डिफेंस के। दुनिया में फेमस है रूस के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में, वैसे उनका एक ही काम है, रात दिन रिसर्च करते रहते हैं वो डिफेंस सेक्टर में। देखो, तो रूस ने भारत का साथ दिया, अमेरिका को इनडायरेक्ट धमकी दी, अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ा पीछे ले गए, रूस ने भी पीछे ले गए, सामने सामने लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान में, पाकिस्तान हार गया, एक स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश, शांति से सब कुछ चल रहा है। आज जो बांग्लादेश की हलचल है ना, ऐसे नहीं हुई है, अमेरिका ने कराई है, क्योंकि अमेरिका फिर से भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, और वो बांग्लादेश के थ्रू ही कर सकता है। जो बांग्लादेश का क्या नाम है उसका, मैं नाम अक्सर भूल जाती हूँ, हाँ हाँ हाँ, यूनुस खान। तो यूनुस खान अमेरिका से ही वापस आया है, भूलना नहीं चाहिए, अमेरिका में था, अमेरिका में था, क्योंकि उसको भगा दिया गया था, वो एंटी नेशन काम कर रहा था शेख हसीना के विरोध में, शेख मुजीबुर रहमान की जो वो था। तो अमेरिका ने उसको वापस भेजा, एक मूवमेंट चलाया, और रिजर्वेशन के नाम पर किस तरह से वहां क्रांति करा दी, सत्ता परिवर्तन करा दिया भारत ने। शेख हसीना का जब पूरा हवाई जहाज आसमान में चक्कर लग रहा था, दुनिया के किसी भी देश ने, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने भी शरण देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे उसको शरण देने का मतलब है अमेरिका के विरोध में। अमेरिका का ट्रंप क्यों इतना जहर उगला भारत के खिलाफ, क्यों भारत ने उसकी बाजी पलट दी शेख हसीना को संरक्षण देकर के, डरा नहीं भारत। और आपको एक बात नहीं पता है,
अमेरिका ने बांग्लादेश के सहयोग से ही, जब अभी चीन में सार्क सम्मेलन हुआ था, उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने गए थे, उस समय उनको मारने की पूरी साजिश की गई थी और इस साजिश को नाकाम किया रूस ने। पुतिन ने मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया, क्योंकि मोदी की गाड़ी को उड़ाने की पूरी योजना अमेरिका बना चुका था। हाँ, अमेरिका के एजेंट जाकर के रुके थे, अमेरिका के। मारा भी है, किसने मारा पता चला? दुनिया की इतनी, अरे खुद व्लादिमीर पुतिन, इतना मतलब रहस्यमयी व्यक्ति, उसकी आंखें देखो, कोई बहुत बड़ा जासूस है ये। दुनिया में इतनी बड़ी जासूसी कोई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी संसार में किसी के पास नहीं जो रशिया के पास है। समझ रहे ना, बहुत ही रहस्यमयी देश है, रहस्यमयी पुतिन है। तो किस तरह से वहीं से भारत और रूस की दोस्ती वर्तमान में फिर से तेजी से हुई। हम अभी बात कर रहे थे 1991 से पहले, तो भला ऐसे देश पर भारत क्यों ना भरोसा करे जिसने बार बार रूस का साथ दिया, है ना। तो 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का झुकाव साम्यवाद की ओर था, लेकिन जब साम्यवाद समाप्त हो गया, सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, क्योंकि सोवियत संघ में सारी अच्छाइयां होने के बावजूद थी आर्थिक रूप से पिछड़ गए, क्योंकि उद्योगों में कंपटीशन नहीं, गुणवत्ता में कमी, घाटे की अर्थव्यवस्था, सारे देश अलग अलग जाने लगे, टूट गया, ठीक, आर्थिक रूप से। फिर दुनिया में 1991 के बाद शुरू हुआ क्या? 1991 के बाद शुरू हुआ एक नया दौर, और ये नया दौर था शीत युद्ध की समाप्ति के बाद का दौर। तो 1991 के बाद भारत में तेजी से साम्यवाद कम हो रहा है, पूंजीवाद बढ़ रहा है। हम अब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये, आपने देखा 1991 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच में नई नई डील हुई है व्यापार की, लेकिन पिछली कुछ घटनाओं ने फिर से ये बता दिया कि अमेरिका पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए फिर से रूस और भारत एक साथ आ रहे हैं अब व्यापार के संदर्भ में, क्योंकि आज का रूस अब व्यापार में भी काफी आगे बढ़ चुका है, खासतौर से जो नेचुरल एनर्जी है, गैस है जो, और डिफेंस, ये दो भारत की आवश्यकताएं पूरी करने में रूस सक्षम है। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इसका। कहने का मतलब यह है, आज भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्व तेजी से बढ़ रहे हैं, समाजवादी तत्व तेजी से घट रहे हैं। अब हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा, भले ही एक अच्छा नहीं लिखा है, इतना पढ़ने और समझने के बाद भी आप जब किताब खोलेंगे क्वेश्चन की, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है, इस विषय में तो कॉन्सेप्ट का ही खेल है पूरा। हेडिंग जहां पढ़िए वहीं से लिखना शुरू करिए। देखो, अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया, दूसरा इसको बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, तीसरा इसको लाभ आधारित अर्थव्यवस्था, एक और नाम है उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी क्यों? क्योंकि सरकार उदार है ना, प्राइवेट सेक्टर पर नियंत्रण नहीं है। तो लिबरल इकोनॉमी, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब एक ही है। पकड़ना है इनको एकदम, नहीं तो सोचो ये सब अलग अलग है। ठीक है, लिखो। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियां मतलब आर्थिक क्रियाएं, किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका एवं सरकार की भूमिका एवं सरकार के हस्तक्षेप, भूमिका एवं सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, हस्तक्षेप के आधार पर, हस्तक्षेप के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला हेडिंग दो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखो, इसे हेडिंग बना लो, इसको, इसे इसे उदारवादी, उदारवादी, कमा बाजार आधारित, बाजार आधारित, धीरे धीरे स्पीड खुलती जाएगी आपकी, बाजार आधारित, कॉमा लाभ आधारित, लाभ प्रॉफिट, लाभ आधारित,
अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। लाभ आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में पूंजीवादी विचारधारा का उदय सर्वप्रथम, ऐतिहासिक संदर्भ में पूंजीवादी विचारधारा का, अब देखो क्योंकि हम यहाँ प्री मेंस साथ में पढ़ रहे हैं तो एक विस्तार लेके चल रहे हैं हम, नहीं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती जो आप लिख रहे हो, पर ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ में पूंजीवादी विचारधारा का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हुआ, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हुआ, जहां लाभ के उद्देश्य से भारी निवेश किए गए, लाभ के उद्देश्य से भारी निवेश किए गए, अतः यह एक ऐसी विचारधारा, अतः यह एक ऐसी आर्थिक विचारधारा होती है, यह एक ऐसी, अतः यह एक ऐसी आर्थिक विचारधारा होती है जहां आर्थिक गतिविधियों का मतलब है उत्पादन, निवेश, वितरण, ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं। जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होता है, राज्य का या सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है, पर सरकार या राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होता है तथा निजी क्षेत्र, निजी मतलब प्राइवेट, तथा निजी क्षेत्र को व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, निजी क्षेत्र को व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसको मोबाइल से स्क्रीन कर लेना, तो बाद में फिर इसको नोट करना घर जाके। पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो अभी कहीं नहीं जा रहा, ये रहेगा, बैक कर देंगे ना, फिर आगे जब हम क्लास छोड़ेंगे तो स्क्रीन पर ले आएंगे। स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अब एक चीज यहां पर हम और जानना चाहेंगे कि ये विचार किसने दिया सबसे पहले, कोई नाम अर्थशास्त्री का, तो एडम स्मिथ वो नाम है। ठीक है, लिख लो इसको। इस प्रकार की आर्थिक विचारधारा एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती। हस्तक्षेप, किसका हस्तक्षेप? नहीं, सरकार का। एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब जैसे एक सवाल मन में उठता है कि अगर इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता तो फिर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन क्या स्वतः होता है? क्या सब कुछ अपने आप मैनेज होता है? आखिर बिना मतलब कैसे ये चलता होगा? तो ये चलता है बाजार शक्तियों के आधार पर। बाजार शक्ति, मार्केट फोर्सेस दो होती हैं। बाजार शक्तियों को दो भागों में बांटा जाता है। शक्ति कौन होती है? जो संभालती है किसी भी क्षेत्र को, उसे शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसको आज ध्यान में रखना, आगे भी याद करना। बाजार की शक्तियां दो होती हैं और इन्हें आप जानते हैं, एक होती है मांग और एक होती है पूर्ति। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। अब ये किसकी डिमांड और किसकी सप्लाई? जिसके मार्केट की आप बात कर रहे थे। सामान्यतः बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और उनकी सप्लाई।
यानी कि जब किसी भी देश का बाजार या अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार नहीं करती, बल्कि बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं कि कौन सी चीज बनाई जाएगी, वही बनाई जाएगी जिसकी डिमांड होगी, है ना, वही बनाई जाएगी जिसकी डिमांड होगी। दो चीजें हैं यहां भी, अर्थशास्त्र में जब पढ़ते तो और डेप्थ में जाते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं, हम तो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था जे बी से अर्थशास्त्री। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बाजार का पूर्ति सिद्धांत या बाजार का सिद्धांत कहा गया। पूर्ति पक्ष को इन्होंने ध्यान में रखा। ये कहते हैं कि वस्तु स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। कहते हैं कि आप उत्पादन करके बाजार में डालो, खरीदने वाले खुद इच्छा पैदा कर लेंगे खरीदने की। लेकिन दूसरा पक्ष क्या कहता है, कीन्स जो है वो मांग पक्ष को ज्यादा फोकस करते हैं कि जब लोगों की जेब में पैसा होगा, वो डिमांड करेंगे तब सामान बिकेगा। लोगों के पास पैसा होगा, उनकी परचेजिंग पावर होगी और वे बाजार जाएंगे तो सामान खरीदेंगे। लेकिन जेबी से दूसरे अर्थशास्त्री हैं, जेबी से का बाजार नियम इन्होंने दिया है, से का बाजार नियम। ये कहते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। आप ये मत देखो ग्राहक की जेब में पैसा आएगा, वो बाजार में आके डिमांड करेगा तब सामान बनाएंगे, नहीं, आप सामान बना करके बाजार में रखो, ग्राहक खुद उसको खरीदने की योजना बना लेगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और उसी के हिसाब से बाजार में उत्पादक तय करता है कि वह क्या कौन सा डिसीजन ले, किन वस्तुओं को बनाए और किन वस्तुओं को इंतजार करे कि उनकी डिमांड जनरेट हो। यानी कि जैसे आप अपने आप को उत्पादक माने, ये जो मांग है, मांग करने वाला कौन होता है, क्रेता। जो खरीदता है उसको बोलते हैं क्रेता, है ना। क्रेता को ही क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर बोलते हैं ना, जो सामान को कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, उपभोग करने को उपभोक्ता। और ये कौन होता है, विक्रेता। कौन होता है, विक्रेता। और ये कौन होता है, उत्पादक, जो सामान बनाता है, प्रोड्यूसर। सही है। तो चाहे हम क्रेता विक्रेता कहें, उपभोक्ता और उत्पादक कहें, चाहे मांग और पूर्ति का। इनडायरेक्टली जब हम मांग कहते हैं तो उपभोक्ता की बात करते हैं, इनडायरेक्टली जब हम पूर्ति कहते हैं तो हम उत्पादक की बात करते हैं। तो हम किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल कर, उसके पीछे का भाव आप समझ जाना। तो बाजार की शक्तियों में ये दो हैं, दो ही, चार नहीं हो गई, हैं दो ही, क्योंकि वो उसी के पीछे है। ये जो उत्पादक है, जब ये इस बात को ध्यान में रखता है कि हमारा काम है सामान बनाना, हम सामान बना करके बाजार में रखेंगे तो खरीदने वाले आ ही जाएंगे। तो ये कौन सा नियम लागू हो रहा है, से का बाजार नियम। पूर्ति पक्ष को ध्यान में रख रहा है, ये केवल अपना काम कर रहा है, बना रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक का ये कहता है नहीं, पहले खरीदारी बढ़ने दो, लोगों को डिमांड करने दो, तब बना के डालेंगे। आज इस वाले बाजार की भरमार है। पूर्ति पक्ष, मॉल कल्चर ने ये बहुत तेजी से बढ़ा दिया। पहले एक जमाना था जब ग्राहक घर से जाता था तो अपने सामान की लिस्ट बना के ले जाता था। अब नहीं, अब बहुत रेयर हो गई लिस्ट। अब हम बाजार में जाने के बाद ऐसे खड़े हो जाते हैं, फिर तय करते हैं हमको क्या चाहिए। नहीं, जब हम मॉल में, खासतौर से मॉल में जब हम जाते हैं, तो मॉल में जब हम जाते हैं तो उन तमाम लेयर में सामान, उनको देख करके हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। यानी कि हमारी एक, देखो दो चीजें होती है हमारी जिंदगी में, एक होती है हमारी आवश्यकता, एक होती है हमारी इच्छा। इच्छा मतलब डिजायर, आवश्यकता मतलब नीड। आवश्यकताएं वे हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और इच्छाएं वे हैं जिनके बिना हम जी सकते हैं। हम अपनी लाइफ को और कंफर्ट करने के लिए हम अपनी इच्छाएं, जैसे हम एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं लेकिन हमको सोफा चाहिए, हम बाइक भी चला सकते हैं पर हमको कार चाहिए, कार में भी मारुति 800 से काम चल जाएगा, हमको मर्सिडीज चाहिए। तो ये डिजायर। तो ये जो पक्ष है वो डिजायर को ध्यान में रख करके काम करता है। तो बाजार में ये इतने सारे विकल्प रख देता है उपभोक्ता के सामने कि उपभोक्ता वहां खड़े होकर अपने बाल खो जाता, कौन सा वाला सही है हमारे। हाँ, ये कह सकते हैं। मांग पक्ष को ध्यान में रख करके जब काम होता है तो उत्पादन धीमी रफ्तार से होता है ना, क्योंकि उसमें हम उनको ध्यान में रख करके काम करते हैं ना कि इनका बिहेवियर, आपने कल के टॉपिक में देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर पर काम करता है, मानव स्वभाव, कंज्यूमर बिहेवियर।
कि एक उपभोक्ता का बिहेवियर क्या कहता है। उपभोक्ता का बिहेवियर ये कहता है, उपभोक्ता भी कई तरह के होते हैं। बहुत बढ़िया बात आगे शुरू होने वाली है, भले ही आज का टॉपिक छोड़ना पड़े, हम इसको बताएंगे। उपभोक्ता बिहेवियर किस बात पर डिपेंड करता है कि उपभोक्ता किस कैटेगरी का। उपभोक्ता भी तो हर कैटेगरी के होते हैं। मानव स्वभाव का अध्ययन करना कोई आसान काम थोड़ी ना, पल पल पर बदलता है। हमारा और आपका स्वभाव सुबह से शाम तक कितने बार बदलता है। तो इस आधार पर यह कहा गया है कि बाजार में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। बाजार में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। उसी प्रकार से उपभोक्ताओं की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। ठीक है, उपभोक्ता की कैटेगरी पर आगे बात करेंगे। फिलहाल बाजार में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं और उन तीनों प्रकार की वस्तुओं की जो डिमांड होती है, उन डिमांड या मांग का जो स्तर है उसको निर्धारित करने के 3 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट ये होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड का निर्धारण उनकी कीमत के आधार पर होता है। कुछ वस्तुओं की मांग उनकी कीमत के अनुसार होती है। और कीमत क्या कहती है? जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग का स्तर आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होता है। अगर उनकी आवश्यकता है तो कीमत चाहे कम हो या ज्यादा हम उनको खरीदेंगे, अदरवाइज उनको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तीसरी वस्तुएं होती हैं जो उल्टी होती हैं। उनकी अगर कीमतें कम होंगी तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, और कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इसीलिए यहां पर फिर से एक कैटेगरी बनाई गई है, और यहां पर यह कहा गया है कि जो कीमतें होती हैं उनको 3 कैटेगरी में, एक होती हैं, सॉरी, जो मांग होती है 3 प्रकार की होती है। लोचदार, क्वेश्चन आया यहां से, बेलोचदार। ये सब्जेक्ट है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे समुद्र की गहराई में जितना अंदर जाओगे और नए नए मोती मिलेंगे आपको। जितना कीमती चीज चाहिए और डेप्थ में जाओ, और डेप्थ में, तो वैसे ये जितना अंदर जाओगे उतना ही आनंद इसमें सब समझ में आता जाएगा। बेलोचदार। और तीसरा होता है गिफिन वस्तुएं। गिफिन कौन है भाई? एक अर्थशास्त्री जिसने इसके बारे में बताया, इसलिए गिफिन वस्तुएं। पहले माना जाता था कि 2 ही प्रकार की वस्तुएं होती है, लोचदार और बेलोचदार, या डिमांड जो है, मांग जो है, वो 3 प्रकार की होती है, ऐसा बताया गया था। लोचदार वे होती हैं कि जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घट जाती है। सिंपल, ये मांग का नियम है। मांग का नियम क्या कहता है? कीमतें बढ़ेंगी तो मांग घटेगी, कीमतें घटेंगी तो मांग बढ़ेगी। ये मांग का नियम है, सिंपल। तो लोचदार क्यों? लोच क्या होता है? कर्व, ढलान। जितना परिवर्तन इसमें होगा उतना ही से कीमतें अगर 5% बढ़ गई तो डिमांड 5% घट गई, कीमतें 5% घट गई तो डिमांड 5% बढ़ गई। ये लोच के आधार पर काम करता है, इसलिए इनको बोलते हैं लोचदार वस्तुएं। क्या बोलते हैं ऐसी वस्तुओं को? लोचदार वस्तुएं। किन वस्तुओं को बोलते हैं लोचदार? जिनकी कीमतें घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग, यानी कि जिन पर मांग का नियम पूरी तरह से लागू होता है। ज्यादातर बाजार ऐसी वस्तुओं का होता है। इस प्रकार के बाजार में जाएंगे तो बहुत चिल्लाहट मिलती है। दुकानदार कीमतें घटा करके ग्राहकों को बुलाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार की वस्तुओं पर ऑफर दिए जाते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ। जैसे 50% कीमत कम की, 50% डिमांड बढ़ गई। स्टॉक को निकालने के लिए करते हैं ना, सर्दियों का सीजन जब खत्म होगा तो ऐसे ऑफर लगेंगे। ऐसी वस्तुएं क्या है? लोचदार। दूसरी वस्तुएं होती हैं बेलोचदार। बेलोचदार वस्तुएं वे होती हैं जिनकी कीमतें चाहे ज्यादा हो या कम हो, मांग का स्तर बराबर रहता है। मांग हमेशा स्थिर रहती है, मांग स्थिर रहती है। जैसे दवाइयां, नमक सस्ता हो तो भी उतना, महंगा हो तो भी उतना। बीमारी होगी तो दवा खाएंगे, नहीं होगी तो नहीं खाएंगे। चाहे सस्ती होगी तब भी थोड़ी खा लेंगे, चलो सस्ती है आजकल दवाई बहुत सस्ती, खा लेते हैं, नहीं खाएंगे। इनमें दवाइयों में, इनमें कीमतों को लेकर के कोई ऑफर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्पादक जानता है कि इसका ग्राहक अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख करके खरीदेगा, ना कि कीमत। तो ये आवश्यकता को ध्यान में रख करके इनकी मांग का स्तर तय होता है। इनकी मांग का स्तर किससे तय होता है? कीमतों से। बहुत स्पष्ट हो रही है? तो ऐसी वस्तुएं जिनकी डिमांड का स्तर उनकी कीमतों के अनुसार तय होता है, उन्हें लोचदार वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं की मांग का स्तर उनकी आवश्यकताओं के आधार पर तय होता है, उनकी कीमतों के घटने बढ़ने का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें बेलोचदार वस्तुएं कहा जाता है। पहले माना जाता था बाजार में 2 ही प्रकार की चीजें होती हैं। फिर अर्थशास्त्री गिफिन ने मानव स्वभाव का अध्ययन किया। मानव स्वभाव। अब इसको मानव
स्वभाव का है या कंज्यूमर उपभोक्ता स्वभाव का है, ह्यूमन कंज्यूमर बिहेवियर, बात तो एक ही है। तो मानव स्वभाव का अध्ययन करके गिफिन ने कहा रुकिए, एक और तरह के लोग होते हैं। वो कौन होते हैं? वो एकदम अलग ही होते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो वे उसकी डिमांड भी कम कर देंगे, और अगर उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो वो उसकी डिमांड भी बढ़ा देंगे। जैसे बाजरा अगर बहुत सस्ता मिले तो आपकी बेइज्जती होगी उसको खाने में, और बहुत महंगा मिले तो बड़ा सम्मान लगेगा। ये ह्यूमन सब ऐसा करेंगे ये जरूरी नहीं है। ह्यूमन, सस्ती हो तो लौकी, सस्ती हो तो लौकिया और महंगी हो तो लौकी। मटर 100 रुपए किलो मिल रही है, चाव से खा रहे हैं, यही अभी 2 रुपए किलो मिले स्वाद नहीं आएगा फिर, है ना। तो ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। गुड़ जब तक सस्ता था किसी को अच्छा नहीं लगता, अब गुड़ चीनी से ज्यादा महंगा हो गया तो बड़े चाव से बताते गुड़ की चाय पीते हैं। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, आपने देखा होगा जरूर ऐसा, कि जब कोई चीज बहुत सस्ती हो जाती तो उन्हें लगता है कि उनका स्तर अब इसके लायक नहीं है, अब ये उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, वो थोड़ी महंगी चीजें लेना पसंद करते हैं, है ना। जैसे आज सस्ती चीजें ही अगर महंगी हो जाएं तो उनका स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन जो चीजें अच्छी होने के बावजूद सस्ती हो जाती हैं तो लोग उनको लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इनको, क्योंकि गिफिन ने इनकी खोज की थी तो इन्हें कहा गया। अब ये प्रश्न कैसे पूछा गया? ऐसी वस्तुएं जिन पर मांग का नियम पूर्णतया लागू होता है उन्हें लोचदार वस्तुएं कहते हैं। मांग का नियम, कीमत बढ़ना, मांग घटना, कीमत घटना, मांग बढ़ना। जिन वस्तुओं पर मांग का नियम पूर्ण रूप से लागू होता है उन्हें क्या कहते हैं? लोचदार वस्तुएं। दिमाग में बिठा लीजिए इसको। ऐसी वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, कीमत बढ़ने से भी मांग नहीं घटती और कीमत घटने से मांग नहीं बढ़ती, उन्हें बेलोचदार वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन पर मांग का नियम विपरीत दिशा में काम करता है, कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है, उन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं। हम ही लिखवा देंगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग बात। इन बातों को ध्यान में रखता है कौन? उत्पादक। और जिस प्रकार की वस्तुएं बनाता है उसी प्रकार के प्रलोभन देता है। अगर कोई अनजान, कोई नौसिखिया उत्पादक होगा तो दवाइयों का व्यापार करेगा और उसमें ऑफर देगा, बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे ना। तो या बहुत सस्ता करके भी कोई काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाजार के अपने कुछ नियम होते हैं, बाजार के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। तो बाजार की शक्तियां क्या है? मांग और पूर्ति। इन्हीं के आधार पर संचालित होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार नहीं करती बल्कि बाजार की शक्तियां करती हैं। उत्पादक इस बात को ध्यान में रखता है कि बाजार में मांग का स्तर क्या है, उसी प्रकार से वह पूर्ति का स्तर निर्धारित करता है, कब और किन और कितनी वस्तुओं का उत्पादन वो करे। तो संचालन स्वतः होता रहता है, कोई समस्या इसमें नहीं आती। आ जाइए वापस उसी टॉपिक पर जहां पर हम थे। हम लिख रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, कहां तक पहुंचे? क्या लिख रहे थे बताओ? तो ये पूरा हुआ कि नहीं, ये तो बताओ, कहाँ छोड़े थे? पूरा हो गया था। जैसे यूएसए, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि आदि। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं करके हेडिंग लिख लो और जगह छोड़ दो, वहां पर ये लिखना है आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, हेडिंग लिख लो। अब एक नया हेडिंग दो, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखो, इसे कल्याण आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे कल्याण आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसे कल्याण आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में
समस्त आर्थिक गतिविधियों पर, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर क्या होता है? सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा बाजार शक्तियां नियंत्रित होती हैं। यानी कि इस प्रकार के बाजार में मांग और पूर्ति पर सरकार स्वयं नियंत्रण स्थापित करती है। मांग पूर्ति तथा बाजार शक्तियां नियंत्रित होती हैं। अच्छा, ऊपर वाले में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपने ये लिखा कि नहीं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार शक्तियों के आधार पर संचालित होती है? इसी के लिए तो पूरी कहानी सुनाई थी हमने आगे की। ये पॉइंट जरूर नोट कर दो, क्योंकि ये पॉइंट इसमें नहीं है, आपको इसमें नहीं मिलेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखो, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार शक्तियों के आधार पर होता है। बाजार शक्तियां ब्रैकेट में मांग पूर्ति के आधार पर होता है। अच्छा, आपने अभी अभी लिखा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियां पूर्ण नियंत्रित रहती हैं, लिखा है ना? तो ये नियंत्रण कौन और कैसे करता होगा? सरकार करती होगी। जैसे सरकार देख रही है कि अगर किसी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो सरकार देख रही है कि लोग पान मसाले की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका उत्पादन होने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर समाजवाद है तो उसका उत्पादन नहीं होगा, पूर्ण समाजवाद है तो। हाँ, कल्याण को ध्यान में रख करके। और जनरली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिन चीजों की कीमत बढ़ेगी, उत्पादक उनका ज्यादा उत्पादन करेगा, है ना? लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि यह लोगों के लिए सही है या नहीं। या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण मांग पूर्ति के अनुसार होगा। अगर डिमांड बढ़ रही है, पूर्ति कम है, तो अपने आप कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर समाजवादी विचार है तो सरकार उसको नियंत्रित करेगी। आपने कैंटीन सिस्टम सुना होगा, या आपने राशनिंग सिस्टम सुना होगा। जैसे भारत में कई बार प्याज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई, दालों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई, तो सरकारी नियंत्रण की दुकान से सरकार देती है कि नहीं? अच्छा, आपने कोटा सिस्टम देखा है कि नहीं? भारत का कोटा सिस्टम, हाँ, तो वहां पर क्या होता है? कोटा सिस्टम में नियंत्रण की, कंट्रोल की दुकानें होती हैं। अगर कभी देखा हो तो कंट्रोल की दुकान है। मेरा जहाँ घर था उसके सामने ही थी कंट्रोल की दुकान है, तो वहां अति आवश्यक वस्तुएं फिक्स रेट पर मिलती थी, जबकि बाजार में उनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती थी। लेकिन वो तो क्यों? वो सरकारी दुकानें थी। वो सरकारी दुकानें इसलिए खोली गई थी कि बाजार की कीमतों की उठापटक से आम आदमी को राहत मिल सके। जैसे साबुन, तेल, मंजन वगैरह, ये उन पर मिलता था। ठीक है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी हमारे देश में था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार की शक्तियां हैं, इनको सरकार अगर जरूरत पड़े तो अपने नियंत्रण में ले सकती है। मनमानी तरीके से कीमतें नहीं बढ़ेंगी, समझ गए? जबकि पूंजीवाद में सब कुछ बाजार के आधार पर होता है। इसीलिए पूंजीवाद में कभी मंदी आ जाती है, कभी स्फीति आ जाती है। आगे बात करेंगे, चलो आगे। तो समाजवादी में ही आगे और बढ़ाएंगे हम। समाजवादी अर्थव्यवस्था